हेलो मेरे प्यारे नीट स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता, पीएचडी फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि जो री नीट एग्जाम है उसके लिए छोटे छोटे क्विक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, यानी कि जो आप चीजें भूल रहे होगे मैं आपको 5-5 10-10 मिनट के वीडियो में वो सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। तो आज मेरा जो टॉपिक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके रखें। आप या तो स्कैन कर लें या फिर आपका ये इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप क्या करें उस टेलीग्राम ग्रुप को कनेक्ट कर लें। सारे इंपॉर्टेंट चीजें, पीडीएफ, सब कुछ आपका कंटेंट रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम है नीट बायोलॉजी डॉक्टर आशीष गुप्ता। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की, कि जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है बच्चों, उसमें आखिर हार्मोन्स हैं, एनिमल हार्मोन्स। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में कैसे फिजियोलॉजिकल एक्शन देते हैं, इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बहुत शानदार 5 से 10 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो उससे पहले अगर आपको ये देखना है कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन आएगा, तो उससे पहले हमको ये देखना होगा कि आखिर हमारी बॉडी में, एनिमल सिस्टम में जो हार्मोन्स है उनका केमिकल नेचर कैसा है बच्चों। जब तक हमको केमिकल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन गड़बड़ कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप। ध्यान रखना, सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूं मैं, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि आपका केमिकल नेचर के बेसिस पर हार्मोन्स को डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग कैटेगरी में बच्चों। तो कौन कौन सी कैटेगरी है यहाँ पर? तो हमने ये कहा कि सबसे पहले एक कैटेगरी है पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स की, यानी कि अमीनो एसिड की चेन होंगी। मल्टीपल अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, एक अमीनो एसिड की चेन बन रही है, उनको आप पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन या फिर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बोल रहे हो। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब ऐसे पिट्यूटरी हार्मोन्स हो गएंगे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हो जाएंगे, ये सारे आपके। यानी कि आप एक बात ध्यान रखना, हमारी बॉडी में जो मेजोरिटी ऑफ हार्मोन्स हैं वो जनरली कैसे हैं, वो पेप्टाइड हार्मोन्स ही हैं बच्चों, ये ध्यान में रखना। दूसरा स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन वो होंगे जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होंगे, कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड स्ट्रक्चर होंगे, इनको आप बोलोगे स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो आपने कहा कॉर्टिसोल हो गए, टेस्टोस्टेरोन हो गए, एस्ट्राडायल हो गए, प्रोजेस्टेरोन। तो आप इसको मैं याद करवाता हूं कैसे करना है। जो हमारे गोनेट्स होते हैं, गोनेट्स यानी कि मेल बॉडी में गोनेट्स टेस्टिस होते हैं और फीमेल बॉडी में गोनेट्स आपके क्या, ओवरीज। तो जो आपके सेक्स हार्मोन है, जैसे फीमेल बॉडी में सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया बच्चों, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, स्टेरॉइड हो जाएंगे। मेल बॉडी में आपने कहा सेक्स हार्मोन जैसे एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन, वो आपका स्टेरॉइड हो जाएंगे। ऐसी जो हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड होता है बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, उस एड्रेनल ग्लैंड में दो रीजन होते हैं, एक बाहर वाला एड्रेनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। तो आप देखो यहाँ पर, ये कॉर्टिसोल कहां से आता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से आता है। एल्डोस्टेरोन कहां से आता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से आता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन और आपके गोनेट्स के हार्मोन बच्चों क्या है, आप सिंपल बोलोगे क्या होते हैं, एक प्रकार से स्टेरॉइड, यानी कि आप मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन। इसके बाद एक है आयोडीनेटेड टायरोसिन डिराइव्ड स्ट्रक्चर, आयोडोथायरोनिन्स। आयोडीनेटेड टायरोसिन डिराइव्ड स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं। इनमें आ जाते हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में बच्चों हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, T3 T4 कंसीडर कर देते हैं। और फिर एक सिंपल अमीनो एसिड की डेरिवेटिव फॉर्म, मतलब एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड मॉडिफाई हो रहा है, अमीन, उसमें एग्जांपल आ जाएगा एपिनेफ्रिन आ जाएगा, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। टायरोसिन से बन के आएगा, ये टायरोसिन से बन के आएगा बच्चों। तो ये हमारी बुक में मेंशन है। तो 4 क्लासेस बच्चों मेंशन हो गई, फटाफट से क्विक रिवाइज करेंगे। पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन हार्मोन और आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां पर कोई भी हार्मोन अगर है, तो वो हार्मोन हमारी बॉडी में आखिर एक्शन दे कैसे रहा है, वो इसलिए दे पा रहा है जो उसकी टारगेट सेल है, जहां पर वो जाके बाइंड करेगा, टारगेट टिश्यू कहलाएगा वो। जहां वो टारगेट टिश्यू में अपनी सेल से बाइंड करेगा, उसके पास उसका रिसेप्टर होगा। तो हर एक हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक क्या होगा, रिसेप्टर होगा। सो हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और इनको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। इसका मतलब रिसेप्टर क्या हो गए, रिसेप्टर हो गए आपके क्या, प्रोटीन्स। तो हो सकता है कि मान लेते हैं मैंने ये आपके लिए एक टारगेट सेल बनाई, ये मैंने एक आपके लिए टारगेट सेल बनाई, ऐसे मैंने एक सेल आपके लिए यहां पर टारगेट सेल बना दी बच्चों, ये मैंने एक टारगेट सेल बना दी, ठीक है। अब हो सकता है कि ये हार्मोन कोई था, इस हार्मोन का रिसेप्टर यहां पर हो, मैंने इसको रिसेप्टर ये लिख दिया, रिसेप्टर। और हो सकता है कि यहां पर अंदर हो रिसेप्टर, ये हो गया।
तो इसका मतलब मेरे को ये बात समझ में आ गई है, किसी भी हार्मोन का रिसेप्टर या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हो सकता है, इसको आप बोलोगे सेल सरफेस रिसेप्टर, सेल के सरफेस पर, और ये वाला रिसेप्टर सेल के अंदर है तो इसको क्या बोलोगे बच्चों, इसको बोलोगे इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। तो ये ध्यान में रखना, हार्मोन के रिसेप्टर टारगेट सेल में या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हो सकते हैं जिसको आप बोलोगे सेल सरफेस रिसेप्टर, या फिर वो सेल के अंदर हो सकते हैं जिसको आप बोलोगे इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है तो अब आप देखो, हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, उसको आपने बोला मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, या इसी को क्या बोल रहे हैं बच्चों, सेल सरफेस रिसेप्टर या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, बात एक ही है। एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये सब आपकी एनसीईआरटी ही तो रिकॉल करा रहा हूं मैं। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो एक चीज ध्यान रखना, केवल अकेला हार्मोन होने से कुछ नहीं होगा बच्चों। एक हार्मोन अगर है तो हार्मोन के साथ उसका रिसेप्टर भी फंक्शनल होना चाहिए, यानी कि जब तक ये हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो रिस्पांस तभी आएगा जब आपका एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद ही सेल रिस्पांस कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोन को रिसेप्टर से बाइंड होना जरूरी है। So binding of hormone to its receptor lead to formation of hormone receptor complex. Each receptor is specific to one hormone. हर एक रिसेप्टर का अपना एक स्पेसिफिक हार्मोन होगा एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि कोई एक रिसेप्टर है वो उसकी आज मर्जी हुई तो वो इंसुलिन से बाइंड कर गया, कल की मर्जी हुई तो वो ग्लूकागॉन से बाइंड कर गया, ऐसा नहीं। जो भी स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो अपने स्पेसिफिक हार्मोन से ही बाइंड करेगा। अगर वो इंसुलिन का रिसेप्टर है तो वो इंसुलिन से ही बाइंड करेगा, अगर वो ग्लूकागॉन का रिसेप्टर है तो वो ग्लूकागॉन से ही बाइंड करेगा बच्चों, ये इसकी मीनिंग है। इसके बाद आप आगे देखते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस। अब जब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, टारगेट सेल में कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेवलप होंगे। सो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। तो जो भी फिजियोलॉजिकल चेंज बॉडी में ऑब्जर्व होंगे वो तभी होंगे जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से पहले बाइंड करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद बॉडी में सेल में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, कुछ रिएक्शंस, कुछ कैस्केडिंग इवेंट डेवलप होंगे जिसकी वजह से एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये आपका बुक में पूरा मेंशन है, इसको मैं समझा रहा हूं। अब आप देखो, मैंने कहा था कि रिसेप्टर या तो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे या फिर सेल के अंदर होंगे। अगर कोई रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड है तो आप देखो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगा। ये हमने कंसीडर कर दिया कि ये हमारे पास एक टारगेट सेल है। इस टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन रिसेप्टर है जिसको हमने सिंपल रिसेप्टर बोला, और ये हार्मोन जो सेल को क्रॉस नहीं कर सकता है, ये हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड कर गया। तो देखो बच्चों क्या बन गया, ये रिसेप्टर और ये हार्मोन जुड़ चुके हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना है तो इसके बाद यहां पर इस सेल के अंदर एक सिग्नलिंग इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। सिग्नलिंग इवेंट मतलब पहले रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर ने फिर सेल के अंदर किसी दूसरे को एक्टिवेट किया, उसने किसी तीसरे को एक्टिवेट किया, तो एक सिग्नलिंग कैस्केड इसको बोलते हैं। ये सिग्नलिंग कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी और इनको हम बोल रहे हैं बच्चों सेकेंडरी मैसेंजर। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम आयन। इसका मतलब है ये कब बने हैं, सेल के अंदर ये इस पर्टिकुलर हार्मोन के रिस्पांस की वजह से आपके क्या हो रहा है, इनका जनरेशन हो रहा है। साइक्लिक एएमपी हो गया, कैल्शियम आयन हो गए, इनको सेकेंडरी मैसेंजर बोलेंगे। इन्होंने किसी दूसरे को एक्टिवेट किया तो फाइनली यहां पर बायोकेमिकल रिस्पांस आएगा और उसकी वजह से आपका क्या होगा, ये आपको ऑब्जर्व होगा एक फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। तो क्या समझ में आया, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं उनके थ्रू अगर एक्शन आएगा तो सेल के अंदर क्या बनते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन होती है। और साथ के साथ याद रखें कुछ सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन बच्चों बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। हम जरा अपनी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। हॉर्मोन्स which interact with membrane bound receptor normally do not enter the target cell। देखो ये हार्मोन टारगेट सेल के अंदर नहीं जा रहा है, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड कर चुका है, बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक एएमपी, IP3 एंड कैल्शियम। IP3 का मतलब इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ये सेल के अंदर बने हैं।
विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को एक्टिवेट करके एक रिस्पॉन्स जनरेट करा देंगे। तो एक बात यहां से मेन कंक्लूजन पॉइंट क्या निकला, वो ये निकला कि आपका जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के थ्रू हार्मोन एक्शन देंगे, उनके थ्रू सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होगा। और सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल आपकी बुक में IP3 दिया हुआ है, साइक्लिक MP दिया है और कैल्शियम आयन दिया हुआ है। इस केस में हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे दूसरा केस देखते हैं जहां पर हार्मोन, जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, वो डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल यह एस्ट्रोजन, जैसे ये सेल को क्रॉस कर जाएगा, ये सेल है, सेल के अंदर चला गया, ये अपने इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा बच्चों। तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, तो आप देखो, भले वो सेल के अंदर हो या फिर सेल के सरफेस पर हो, जब हार्मोन बाइंड करेगा रिसेप्टर से, तो एक बात तो कंफर्म है, उसको हम बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहां पर होगी। और ये जनरली क्या करेगा, ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर जीन लेवल पे काम करेगा बच्चों, यानी कि न्यूक्लियस में जाकर DNA के स्पेसिफिक सीक्वेंस से जाके बाइंड करके और सर्टेन जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करेगा, कुछ पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, ये इसकी मीनिंग है। तो आप देखो हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, जो हमारी बुक में लिखा उसको पढ़ते हैं। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर लाइक स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन हार्मोन यानी कि T3 T4, ये सब सेल के अंदर जाके अपना एक्शन देते हैं बच्चों, ये इसकी मीनिंग है। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद इन द जीनोम। इसका मतलब वो न्यूक्लियस में जाकर जहां हमारा जीनोम होता है, वहां जीनोम पर सर्टेन जीन्स के एक्सप्रेशन लेवल को चेंज करेंगे, इसलिए लिखा हुआ है देखो, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन में ये रोल प्ले करते हैं। एंड क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। तो एक बात समझ में आ गई, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं वो जीन लेवल पे काम करते हैं, और जो आपका सेल सरफेस यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं, उनके थ्रू एक्शन सेकेंडरी मैसेंजर के प्रोडक्शन के थ्रू आता है। तो होपफुली ये बातें आप समझ गए होंगे। तो ये आप देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में जाएगा, यहाँ पर हमारा जीनोम होगा, जीनोम यानी कि DNA उस सीक्वेंस से जाके बाइंड करके ये उसके ट्रांसक्रिप्शन को लीड करेगा, फिर ट्रांसलेशन और सर्टेन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी, और उसके बेसिस पर क्या होगा बच्चों, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो इस तरह से मैंने क्विक रिवीजन कराया आपको इस छोटे से पैराग्राफ का। तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, और आपको मेरे साथ जुड़ना है नीट बायोलॉजी डॉक्टर आशीष गुप्ता के इस यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, क्लास का लिंक भी वहीं मिलेगा। तो आप कनेक्टेड रहें, आगे बढ़ते रहें, जुड़े रहें, और नए नए कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते रहें आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।